तरीका सही होगा? नहीं होगा। तो इन दैट केस क्या करना चाहिए? रिव्यू करेगा, क्योंकि हमारे संविधान में जो भी काम होता है वो क्या एक प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, हम लोग दो चीज पढ़े ना, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये तो फॉलो नहीं हो रहा है, इसी चीज का तो देखरेख करना है। साथ साथ चलिए मान लेते हैं कि यहां से ठीक से पास हुआ, ठीक है, लेकिन बिल में कुछ ऐसा गड़बड़ी था जो क्या है, तो क्या इस बिल को एक्ट बनने देंगे? या एक्ट बन भी किया है तो क्या उसको कंटिन्यू करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होगा? रिव्यू होगा। या फिर इंप्लीमेंटेशन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करेंगे? तब भी रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने का मतलब ही होता है कि आप पूरा का पूरा एक तरह से चेक करें कि वो जो बिल था या जो भी एक्ट है गवर्नमेंट का, एक्ट मतलब बिल एक्ट नहीं, जो भी तरीका या फिर जो भी जिस तरह का प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लेंगे। जुडिशियल रिव्यू कैन बी डिफाइंड एज, judicial review can be defined as the doctrine under which, जल्दी जल्दी लिखेंगे आज टॉपिक ज़्यादा बड़ा है, the doctrine under which executive and legislative actions, executive and legislative actions are reviewed by the judiciary, are reviewed by judiciary. Even though we have principle of separation, even though we have principle of separation of power among the three arms of the state, among the three arms of the state, namely executive, legislative and judiciary, namely the executive, legislative and judiciary, विशाल थोड़ा जल्दी लिखेंगे, but it is the judiciary who is vested with power, who is vested with power of review over the actions of two arms. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे हाईलाइट करके। इट इज अ टाइप ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स court proceedings in which a judge reviews the lawfulness of a decision, or actions made by a public body, in other words, judicial review are a challenge to the way, in which decision has been made. In other words, judicial review are a challenge to the way in which decisions has been made. ठीक है, अब
जुडिशियल रिव्यू को समझना है ना, तो हम लोग को दो टर्म को और थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे पहला लिखेंगे प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। और दूसरा क्या है? ये तो पहले हुआ है हम लोग का क्लास में। विशाल, क्या मतलब है दोनों का? नहीं। अदिति, अब समझ में आया? देखिए, पूजा सही था क्या? देखिए, एक में ये होता है कि आपका प्रोसीजर चेक किया जाता है कि लॉ बनाने का तरीका वैलिड फॉलो हुआ है कि नहीं। जैसे वो वाला बताए थे, क्या उसमें तरीका सही फॉलो हुआ था? तो क्या उसको अपहोल्ड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन मतलब उस बिल या उस एक्ट को गिरा दिया जाएगा। दूसरे वाले में होता है ये चेक किया जाता है कि क्या वो बिल या एक्ट जो है सही है या नहीं है। प्रोसेस चेक नहीं हो रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है कि सही है कि नहीं, मतलब कहीं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कहीं वो आपको आपके पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव तो नहीं कर दे रहा है। रिव्यू इन्हीं दो चीज पे ना टिका है। रिव्यू होता किस चीज का है कि क्या प्रोसेस सही है या नहीं है, और अगर प्रोसेस सही है तो जो बिल है उसमें जो भी प्रोविजन है क्या वो आपके फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर कर रहा है कि नहीं। और आर्टिकल 13 क्या कहता है? एनी ऑफ द एक्ट विच हैम्पर्स द फंडामेंटल राइट शैल बी स्ट्राइक डाउन या टर्म्ड एज एन इनवैलिड। तो वो कब होगा? वो तब होगा जब जुडिशियल रिव्यू होगा, क्योंकि एक जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही तो पता चलेगा ना कि वो जो एक्ट है, वो जो बिल है, उसके अंदर के प्रोविजंस जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, वो हमारे पर्सनल लिबर्टी को हैम्पर कर रहे हैं या नहीं है। अगर कर रहे होंगे तो फॉर श्योर है कि जुडिशियल इसको स्ट्राइक डाउन करेगी। पर मेथड क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू। अब समझ में आया? तो दोनों का इंपॉर्टेंस भी लिख लें। साथ साथ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, जुडिशियल रिव्यू हैज टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। पहला है जुडिशियल रिव्यू हैज टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। पहला, लेजिटिमाइजिंग गवर्नमेंट एक्शन। लेजिटिमाइजिंग गवर्नमेंट एक्शन मतलब ये वाला, ये जो एक्शन लिया जा रहा है इसको सही तरीके से देखना कि प्रोसेस सही फॉलो हुआ है कि नहीं। ठीक है। और दूसरा ये चेक करना कि कहीं गवर्नमेंट आर्बिट्ररी तो नहीं हो गई है, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन को इनक्रोच तो नहीं कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को तो इनक्रोच नहीं कर रही है। तो पहला क्या लिखे हैं पॉइंट? लेजिटिमाइजिंग द गवर्नमेंट एक्शन। और दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट एन इनक्रोचमेंट बाय गवर्नमेंट। Protection of Constitution against any encroachment by government.
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कंसेप्ट इजीली समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक चीज, जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर, एंड बेसिक स्ट्रक्चर का ओरिजिन किस केस में हुआ है? नॉट टेल मी वन थिंग, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया केशवानंदा भारती के 1973 में, पर ऐसा कौन सा केस था जिसमें जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाला गया? हाँ, नहीं, उससे पहले भी कंसेप्शन आ चुका है। अब जुडिशियल रिव्यू का जब एक चार्ट बताए थे, याद है, बताए थे कि कैसे खेल होता है गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में। जहाँ पे केशवानंदा भारती आया, उसके बाद गवर्नमेंट अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ले आती है, फिर दूसरा केस होता है जुडिशरी द्वारा, फिर दूसरा अमेंडमेंट आता है, याद आ रहा है? 24th, 42nd, 44th। तो ये जुडिशियल रिव्यू ज़्यादातर फेमस हुआ था इंदिरा गांधी के पीरियड में। तो जुडिशियल रिव्यू का जो इंपॉर्टेंट केस है वो है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। आदिति, सुनिधि, लिख लें ये पॉइंट। आदिति, एक बेसिक सा आंसर करें आप क्वेश्चन का। व्हाट इफ गवर्नमेंट किसी एक्ट को लाती है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है, तो जुडिशरी क्या करेगी? इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और अगर इम्प्लीमेंट हुआ है तो हो चुका है इम्प्लीमेंट, तो फिर क्या जुडिशरी अमेंडमेंट कर सकती है? अमेंडमेंट करने का अधिकार किसको है? चलिए ऑप्शन देते हैं विशाल। अमेंडमेंट कौन कर सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकसभा। आदिति, स्टेट लेजिस्लेटिव का हाथ कोई नहीं रहता है, संविधान तो स्टेट्स के लिए भी है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि स्टेट का अपना एक संविधान है और यूनियन का अपना एक संविधान है, तो फिर सुनिधि? सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज कैसे आ जाएगा? स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई हाथ नहीं होता? आप पहले डिसाइड कर लीजिए, रहता है कि नहीं रहता। स्टेट लेजिस्लेटिव का रोल अमेंडमेंट में है या नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं है। पूजा? इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, पर एक सिचुएशन जब आता है कि फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना हो, तभी हम लोग स्टेट्स का मदद लेते हैं, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। पर याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इनिशिएट करने का पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? राजनारायण केस। तो क्वेश्चन ये था कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एक्ट, तो आदित्य क्या किया जाएगा उसको जुडिशरी द्वारा? अमेंड तो वो कर नहीं सकती, क्योंकि अमेंडमेंट पावर किसके पास है? तो पार्लियामेंट के पास ही। जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू में पाया गया कि वो गलत था, तो फिर
इनवैलिड या वॉइड हो जाएगा, स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, स्ट्रक डाउन हो जाएगा। स्ट्रक डाउन मतलब उसको गिरा देना, ठीक है, सही है आप। अब इससे एक चीज और पता चलता है, अगर हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लासेस में जाएंगे, एक मिनट शायद, तो एक हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे कि वेदर पार्लियामेंट इज सॉवरेन और नॉट, किए थे डिस्कशन। टॉपिक हुआ है या नहीं है? पार्लियामेंट सॉवरेनिटी नहीं हुआ है, मान ही नहीं सकते हैं। आप लिस्ट चेक करिए तो पूछा उस क्लास में, हमको लगता है हम पढ़ाए हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। हाँ, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं पढ़ाए हम अब तक। अच्छा, पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है, अगर देखा जाए तो क्या पार्लियामेंट एब्सोल्यूट है या नहीं है? अच्छा, अगर हम मेंस में नहीं पढ़ाए हैं अप्लाइड पोर्शन में, तो फाउंडेशन में तो जरूर पढ़ाए हैं। सो पार्लियामेंट इज अ सोवरेन और नॉट? सोवरेन मतलब समझ रहे हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं, या फिर उनके डिसीजंस को लिया हुआ कोई चेंज कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट इज सोवरेन और नॉट, हाँ या ना विशाल? नहीं है। आदिति, नहीं है, क्यों? कर सकता है। सुनिधि कंफ्यूज है? पूजा? पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन, एक सिंपल सा है। ये जो चार्ट बताए थे इसी चीज के ऊपर था, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय ये था ना कि वो चाहते थे कि पार्लियामेंट सोवरेन रहे। अगर वो फंडामेंटल राइट को स्क्रैप आउट भी करती है हमारे लाइफ से तो दैट इज ओके, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको स्क्रैप आउट नहीं कर सकते। आप उसमें बदलाव ला सकते हैं, लेकिन स्क्रैप आउट हटा देना वो नहीं होगा। इसी पे तो केस चला था ना, जो हमारा केसेस है, मिनर्वा मिल्स केस है, गोलकनाथ केस है, उसके बाद केशवानंदा भारती केस है। ये सब क्या है? इसी चीज पे तो केस था ना कि क्या फंडामेंटल राइट को हटाया जा सकता है कि नहीं। केशवानंदा भारती केस में क्या निकला? फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट, एंड फंडामेंटल राइट इज अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स यू कैन amend in it, you can bring amendment to the fundamental rights, you can amend anything, but that should be constitutional in nature, जो हैम्पर ना करे। जैसे रिजर्वेशन भी तो प्रोवाइड हो रहा है ना, एक तरह से देखा जाए तो फंडामेंटल में भी वो हैम्पर कर रहा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमारा क्या है? राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी इन जॉब्स एंड ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस भी तो है कि फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी स्टेट्स हैव द राइट टू मेक रिजर्वेशंस। तो वो हैम्पर नहीं ना कर रहा है, वो तो संविधान में है ही। लेकिन अगर हम ये बोलें कि द गवर्नमेंट इज स्क्रैपिंग आउट आर्टिकल 21 फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हैम्पर है, ठीक है। सिंपल आंसर ये है कि पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन, एंड नॉट सॉवरेन में एक तरीका ये भी है कि वो उसका जो भी एक्ट है, जो भी उस लॉ को लाएंगे, पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ लाया जाएगा उसको रिव्यू किया जा सकता है, एंड अगर रिव्यू में पाया गया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। दैट मीन्स वो सॉवरेन नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी एक रेस्ट्रिक्शंस के अंदर आता है कि अगर आप ऐसा कुछ भी गलत लॉ बना रहे हैं तो जुडिशियरी विद द पावर ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू विल स्ट्राइक डाउन दैट लॉ। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अपने लैंग्वेज में अगर कुछ लिखना है तो लिख लें, ताकि घर पर रिवीजन करने समय आप लोग इस चीज को ना भूलें।
क्या लिखे आदित्य आप? गुड, सही लिखे हैं आप। कुछ पॉइंट्स और इसमें लिख लेंगे। जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड the interpretational and observer roles of the Indian judiciary. And observer roles of Indian judiciary. And the judicial review in India. क्या छूट गया विशाल आपका? हाँ, ऑब्जर्वर ऑफ द इंडियन जुडिशरी एंड द जुडिशियल रिव्यू इज इन इंडिया इज ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब दो टर्म है, सुओ मोटो और पीआईएल। दोनों में फर्क क्या है? दोनों हैं क्या? हाँ, ठीक है। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है आदिति? विशाल? ठीक है विशाल, पीआईएल के जनकदाता इंडिया में किन्हें कहा जाता है? बताइए। ये सारा आपके नोट्स में लिखा हुआ है। पीएन भगवती, पीआईएल के ओरिजिनेटर इन इंडिया पीएन भगवती है। दोनों होता क्या है? सुओ मोटो मतलब होता है, एक तरह से समझने के लिए समझ सकते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ कॉग्निजेंस। सेल्फ कॉग्निजेंस मतलब एक लॉ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फिर वो क्या बन गया है? एक्ट, मतलब पास होकर के इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। अब लोगों को जानकारी नहीं है लेकिन जुडिशरी के नज़र में आ गया, ठीक है, और जुडिशरी उस पर क्या कर दी? जुडिशियल रिव्यू। क्या यहाँ पे किसी पब्लिक ने जाकर के कंप्लेन किया? नहीं। किसके नज़र में आया वो? और जुडिशरी ने क्या कर दिया? उसको क्या कर दिया? जुडिशियल रिव्यू कर दिया। तो जब जुडिशरी खुद एक्टिव रोल प्ले करे तो उसको कहेंगे हम लोग सुओ मोटो, सेल्फ कॉग्निजेंस, ठीक है। वहीं पे पीआईएल होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, दायर किया जाता है कि हमको लगता है कि ये जो एक्ट लाया जा रहा है ये असंवैधानिक है। मतलब जुडिशरी देखेगी जरूर पर इनडायरेक्टली उसको ध्यान में गया। सुओ मोटो में क्या है? डायरेक्टली चला गया, मतलब वो खुद एक्शन ले ली, ठीक है। यहाँ पे क्या है? किसी पीपल ने जुडिशरी का दरवाजा खटखटाया कि हमको लगता है कि ये जो एक्ट ला रही है गवर्नमेंट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सो आई थिंक जुडिशरी शुड हैव अ लुक आफ्टर इट एंड should see whether it is unconstitutional or constitutional in nature through the act of judicial review। समझ में आया सुनिधि? ठीक, सुओ मोटो समझ गया? जो डायरेक्ट हो, क्या डायरेक्ट? डायरेक्ट मतलब जुडिशरी खुद एक्शन ले ले, उसको कोई किसी का कंप्लेन का जरूरत नहीं है, उसको लगे कि नहीं ये जो आ रहा है ये गलत है तो वो खुद एक्शन लेना शुरू कर देगा। पीआईएल होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा कोई एक्ट गवर्नमेंट लाई जो आपको लगता है कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है, और अभी तक जुडिशरी एक्शन ली नहीं है और आप चाहते हैं कि जुडिशरी का ध्यान इस चीज़ पे आए, आप पीआईएल करेंगे। पीआईएल से क्या होगा कि आपका जो कंसर्न है वो जुडिशरी तक पहुंचेगा
और जुडिशरी फिर चेक करेगी कि क्या सच में इनका जो कंसर्न है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप समझ में आया?